अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्रे सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में कंप्लीट कोर्स कवर कर लेती है और कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी उससे मुनासिब है। तो शुरू करते हैं। हम इसका एक पार्ट बना चुके हैं, क्वेश्चन 17 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 18 से ऑनवर्ड्स हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट। A rectangle has sides of length 6.1 and 8.1 centimeter. Correct to one decimal place. अब वन डेसिमल प्लेस की करेक्ट है तो और अपर बाउंड का एरिया निकालना है इसका। तो ठीक है, आसान है। 6.1 और 8.1 की अपर बाउंड होगी 6.15 और 8.15। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो आंसर आएगा 50.1225 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहे हैं कि Beatrice has an income of this in 1 year. She pays no tax on first year, 10% in the next, and 25% for the rest of her income. Okay. 40,000 उनकी एक साल में इनकम है। उस इनकम में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि 10,000 पे वो कोई टैक्स नहीं देती, शुरू के 10,000 पे। उसके बाद के 10,000 पे वो टैक्स देती है। तो अब कितने बच गए? उसके बाद 20,000 पे वो टैक्स देती है। तो ये तो आसान सी बात है। इस पे 0% है, इस पे 10% है और इस पे 25% है। अभी पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स निकालें, तो इस पे 10% 1,000 हुआ, इस पे 25% 5,000 हुआ, टोटल 6,000 हो गया। ये हमने निकाल लिया। द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स एज परसेंटेज ऑफ 40,000। ये भी आसान है। किसी भी चीज़ को दूसरी का परसेंटेज निकालना होता है तो उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो ये बन रहा है 15%। ठीक है जी। Beatrice pays a yearly rent of 10800 after she has paid her tax, rent and bills. She has 12,000. Calculate how much Beatrice spends on bills. ये भी आसान है। देखिए ना कि जब बीट्रिस ने ईयरली रेंट देना है इतना, तनख्वाह थी 40,000, 6,000 टैक्स निकल गया तो 36,000 बच गया, 34,000 बच गया। 34,000 में से इसने रेंट दे दिया 10800, तो 23,200 बचे। आखिर में इसके पास बचे हैं 12,000। तो बिल्स पे कितने खर्च हुए? तो जो बचे थे उसमें से 12,000 माइनस कर लें, पता चल जाएगा बिल पे कितने खर्च किए। सी में पूछ रहे हैं बीट्रिस डिवाइड्स 12,000 बिटवीन शॉपिंग एंड सेविंग इन द रेशियो ऑफ शॉपिंग टू सेविंग 5:3। तो हम जब भी रेशियो को कैलकुलेशन करनी होती है तो रेशियोज को ऐड कर लेते हैं, विच इज़ 8 डिवाइड बाई 12,000 डिवाइड बाई 8। तो ये बन रहा है 1,500 पर यूनिट ऑफ रेशियो। तो अब क्या पूछ रहे हैं हमसे कि शॉपिंग पे कितना खर्च करती है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ रहा है, शॉपिंग पे पूछा है सेविंग पे पूछा है? शॉपिंग पूछा तो 1,500 ये आया था, इंटू 5 कर दें तो बन जाएगा 7,500। पता चल गया शॉपिंग पे कितना खर्च किया। उसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल 40,000 डज बीट्रिस सेव। तो सेविंग पे कितना खर्च करती है पहले ये निकाल लें। सेविंग इज 12,000 इंटू और डिवाइड बाई 8, तो 1,500 आया था। 1,500 इंटू 3, तो सेविंग पे 4,500 खर्च करती है। 4,500 जो है वो 40,000 का कितना परसेंट है या फ्रैक्शन है, तो ये डिवाइड करके निकाल लीजिए, आसान है। ये आ गया 9/80। अब क्या है, लोएस्ट टर्म्स में निकाल दिया हमने फ्रैक्शन में। द रेंट इज इंक्रीज बाई 25%, कैलकुलेट हर प्रीवियस रेंट। अच्छा, ये वाला सवाल है सर में जिसके लिए पूरा इन्होंने दे दिया हमें। तो अभी नया रेंट 10800 है, जो कि पुराने रेंट में कुछ ऐड हुआ है। तो इफ़ ओल्ड रेंट वाज 100%,
उसमें 25% ऐड हुआ था, तो नया रेंट 125 बन गया था। इसका रेशो निकाल लीजिए, 10800 डिवाइड बाय 125, तो ये आ रहा है 86.4। बस 86.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8640 आ जाएगा डॉलर। ठीक है जी, पूरा सवाल हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20. At 5:05:06, Mr. Ho bought 850 fish at a fish market at 2.62 each. 95 minutes later, he sold them to all to supermarket at 2.86 each. What was the time when he sold the fish and calculate his total profit? आसान सवाल है। पहले तो आपको 5:06 में 95 मिनट्स ऐड करने होंगे। तो इसका एक तरीका जो बहुत आसान है वो ये कि इसको 60 से डिवाइड कर दें, मतलब 60 में तोड़ लें। तो 5:06 हैं, 60 और ऐड कर दें तो 6:06 हो जाएंगे, उसमें 35 बचेंगे। 35 को 6:06 में ऐड कर लें तो 6:41, 6:41। और प्रॉफिट कितना हुआ तो ये निकालना तो वैसे बहुत आसान। ठीक है, पुरानी जो उसने ख़रीदी थी वो 850 को 2.60 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 850 को 2.86 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसमें से ये माइनस कर दिया तो $204 बच गया प्रॉफिट। क्वेश्चन 21 देखते हैं। पूछ रहे हैं, Rennie took part in a charity walk. She walked a distance of 20 kilometers. She raised money at a rate of 12.50 per kilometers. How much money did she raise walking 20 kilometers? ये तो बहुत आसान सा, इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में। 12.5 को 250 से, तो 20 से, तो आंसर 250 आएगा। ए हो गया। How much money she raised in part A was, the money she raised in part A was 5.2 of total money raised. What was the total money raised? If x is equals to 5/52 of y, ठीक है, तो x हमें पता है विच इज़ 250। इसको इधर ले जाइए, अपॉन 5 इंटू 52 इज इक्वल्स टू वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ रहा है 2600। ठीक है, इसने ये मनी रेस की थी जो कि टोटल मनी का 5/32 थी। तो ये जो मनी उसने की थी वो हमें पता था 250 थी। इनको इधर ले गया, 50 मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे चला गया, डिवाइड में चला गया, आंसर 2600 आ गया। In the previous year, the total money raised was 2450. Calculate the percentage increase in the previous year's total. इस साल जो इंक्रीज़ हुआ वो 2600 था, और पिछले साल जो है वो 2450 था। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ आया, इसको माइनस कर लीजिए, पहले के और अब के। 2450 और 2600 को माइनस कर लीजिए, तो ये बनेगा 2600 माइनस 2450 इज इक्वल्स टू 150। 150 पुराने वाले का कितने परसेंट था निकाल लीजिए, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में फरमा रहे हैं कि पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर वॉज ऑन, ओहो, तो इसको हम डिलीट नहीं करते, पिछले वाले से ही रिलेटेड है। अच्छा, पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर वॉज ऑन रोड एंड रेस्ट वॉज ऑन फुटपाथ। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज 3:2। तो 3:2 को ऐड करते हैं तो 5 बन जाता है। रोड वाला 20 है और बाकी फुटपाथ पे है, ये हमें नहीं पता कि बाकी कितना है। टोटल रोड डिस्टेंस हमें निकालना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, रोड रेशो फुटपाथ इज़ 3:2, क्योंकि रोड का 3 है, फुटपाथ का 2 है। रोड हमें पता है 20 है, फुटपाथ हमें पता नहीं है, तो x कह लें, जो भी कह लें। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, 20/f इज इक्वल्स टू 3/2। इसको आप उधर ले जाइए, इनको उधर ले आइए, तो f इज इक्वल्स टू 20/3 इंटू 2। तो 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इज दिस। अच्छा, यहाँ गलती हो गई मुझसे, पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर था, रोड 20 किलोमीटर नहीं था, तो गलत हो गया ये। 20 किलोमीटर्स में को 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 + 2 5 होता है। तो 20 डिवाइड बाई 5 इज़ 4, जो हमारे पास यूनिट आ गया।
एक रेशो का यूनिट 4 है, तो रोड का निकालना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 आ जाएगा। अच्छा, Rennie walked along the road at 3 kilometer per hour along the footpath at 2.5 kilometers per hour. How long in hours and minutes did Rennie take to walk the 20 kilometers? ये भी आसान है। रोड पे 3 किलोमीटर पर आवर चली, फुटपाथ पे 2.5, तो रोड का डिस्टेंस 12 था और टोटल में से फुटपाथ का 8 था। तो ये निकाल लीजिए कि 1 किलोमीटर 3 में किया तो 12 में कितने में किया, 12 किलोमीटर कितने, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर चली है, तो 12 किलोमीटर में कितनी देर लगी होगी इसको। तो ये आसान है निकालना। तो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो पता चल गया 4 घंटे तो हमें रोड पे लग गए। 8 को 2.5 से डिवाइड किया तो पता चल गया 3.2 आवर्स इसको फुटपाथ पे लगे। तो 4 और 3 7.2 आवर्स, या 7 आवर्स और 0.2 आवर जो होता है वो मिनट्स में अगर निकालें तो 7 आवर्स 12 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आवर्स और मिनट्स में निकालना है तो आवर्स और मिनट्स में दे दिया हमने। वर्कआउट रेनीज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ये इससे निकल आएगी। तो 7.2 से डिवाइड कर देंगे 20 को, आंसर आ 20 डिवाइड बाय 7.2 इज इक्वल्स टू 2.777, दिस इज 2.78 किलोमीटर्स। 2.8 भी कर सकते हैं, 2.78 भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टेड एट 8:55, व्हाट टाइम डिड शी फिनिश, तो टोटल टाइम कितना लेगा था, 7 घंटे 12 मिनट। तो 8:55 में 7 घंटे 12 मिनट ऐड कर लें, आपके पास टाइम आ जाएगा 16:07। ठीक है, 24 आवर्स में ही दे दीजिएगा। ऑन अ मैप द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर was represented by a length of 80 centimeters. स्केल द मैप इस ऑफ द मैप फॉर 1:n, तो बताइए रेशो क्या है। 20 किलोमीटर 80 के बराबर है, तो बताइए कितना होगा इसका रेशो। एक तो हमने सेम यूनिट्स में कर लिया, किलोमीटर्स को मीटर में कर लिया 20,000 हो गए, और सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया तो 0.8 हो गए। तो 20,000 और 0.8 का रेशो वही है जो 1:n का है, बस इसको हमने इस फार्मूले में पुट किया तो n आ गया आपके पास 25,000। ठीक है, ये रेशो है वैल्यू ऑफ n। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25,000 सेंटीमीटर्स इन रियल लाइफ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एंगाराड एंगाराड स्लीप्स 8 hours each night, correct to the near 10 minutes। अच्छा, द टोटल टाइम शी स्लीप्स इन अ मंथ ऑफ नवंबर इज टी आवर्स, बिटवीन what टाइम लिमिट्स टी लाई, दस टी लाई। ओके, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड ही बताना है खाली इसका, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो पहले तो हमने ये किया कि इसके जो घंटे थे उसको मिनट्स में कर लिया, क्योंकि हमें मिनट्स में ही इसकी अपर और लोअर बाउंड पड़ता है, वो 480 हो गई। 480 की लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने निकाल ली। 10 मिनट्स की थी तो 5 इसमें माइनस किए, 5 इसमें ऐड कर दिए, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता चल गया पूरा महीना कितना, सो ये मिनट्स आ गए। मिनट्स को वापस आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 60 से डिवाइड करके, तो 237.5 और 242.5 के बीच में सोई है ये इन आवर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है उन्होंने, पी राइट ईच नंबर इन दिस कैलकुलेशन करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो बस इसको चेंज करना है। देख लिया, हमारे लिए इसमें जो काम का है वो ये है पहली फिगर, तो 0.00, इसके बाद वालों को राउंड करना है तो ये 3 हो जाएगा। इसमें ये ज़रूरी है, ये वाला बेकार है, तो ये 5 से कम है इसलिए 3000 हो जाएगा। नीचे वाला जो है वो ये काम का है, ये चूँकि 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, विच इज़ 10.000, तो खाली 10 लिख दें, प्लस इसमें खाली ये काम का है, बाकी सब बेकार है, तो 20 हो जाएगा रेस टू द पावर 2। ठीक है, ये हो गया।
फिर यूज़ योर आंसर टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पी। ओके, अब इससे वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देख लीजिए, ये तो 30 की पावर 2 हो गया, और ये हो गया एक ज़ीरो से ये एक पीछे आया, एक ज़ीरो से ये पीछे आया, और एक और ज़ीरो से एक और पीछे आ गया। तो 3 × 3, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, ये ऊपर हो गया। 3 3 ज़ा 9, तो 30 × 30 इज़ 900। बस 1 से ये कटा 1 आ गया, और 2 ज़ीरो पीछे चले गए, तो 0.01 आंसर आ गया हमारा एस्टिमेटेड, या 1/100 कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अक्टूबर द कॉस्ट ऑफ अ कार इन यूरोज वाज दिस, द कॉस्ट ऑफ दिस कार इन पाउंड्स वाज दिस, कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट इन अक्टूबर, राइटिंग योर आंसर इन द फार्मूला 1 पाउंड 1 यूरो इज इक्वल्स टू दिस मच पाउंड। तो यूरो में वैल्यू दी हुई है, पाउंड में वैल्यू दी हुई है, इसकी मदद से हमें इनका एक्सचेंज रेट निकालना है। बस इसका ख्याल रखा करें कि जिसको 1 लेना है ना, उसको नीचे रखना है। तो 1 यूरो निकालना है, तो 14020 अपॉन 20,000 कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 यूरो कितने पाउंड का होगा। तो यूरो 1 इज इक्वल्स टू 0.701 पाउंड्स। ठीक है। नवंबर में कार स्टिल कॉस्ट 20,000 यूरोज, द एक्सचेंज रेट वॉज चेंज्ड विच वॉज दिस नाउ। पहले ये था, अब ये हो गया। पहले 1 यूरो ज़्यादा पाउंड्स का आता था, अब 1 यूरो कम पाउंड्स का आ रहा है। तो यूरो की वैल्यू जो है वो गिर गई है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन पाउंड बिटवीन द कॉस्ट इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो अक्टूबर में तो हमारे पास मौजूद है प्राइस, नवंबर में प्राइस निकाल लेते हैं। एक्सचेंज रेट ये है, तो अब इसका जो हमारी प्राइस है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं वापस। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया कि अब जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको अपने प्राइस से मल्टीप्लाई किया, पाउंड का एक्सचेंज रेट को यूरो से मल्टीप्लाई किया कि कितनी कीमत है, तो पता चल गया पाउंड में इतनी कीमत है। अब पाउंड में पहले कितनी कीमत थी, इतनी थी। इन दोनों को माइनस करें आपस में, पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो 24 का बी हो गया, विच इज़ 190 पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहे हैं, खारमन स्पेंड्स 5 minutes करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट प्रिपेयरिंग फॉर 1 meal. She spends total time of t minutes preparing 30 meals. Between what time limits does t lies? तो 5 minutes correct to the nearest minute. तो 5 मिनट की अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगी बिटवीन, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट बताया ना उन्होंने, तो उसको ऐड कर लें, तो ये 4.5 से 5.5 के बीच में होगी। 30 मील्स को उसे से मल्टीप्लाई कर दें, 4.5 इंटू 30, ये आ गया 135, और 5.5 इंटू 30, ये आ गया 165। 135 और 165 के बीच में ही कहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कंप्लीट द टेबल। तो कंप्लीट द टेबल तो हमने पहले ही कर लिया। अच्छा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 था। 26 में पूछ रहे हैं, एक शेयर की कॉस्ट है 70 अप टू 10 डॉलर्स, और वाई की है 900 करने टू 50 डॉलर्स। तो ये लिख दीजिए जी आप इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड। 10 को डिवाइड बाई 2 कीजिए, 5 आता है, तो 5 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 65 और 75 आ जाएगा। 50 को आधा करें तो 25 आता है, तो 900 में से 25 माइनस करें तो 875 बनता है, और ऐड करें तो 925 बनता है। हो गया। फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ डेस्क एंड 4 चेयर्स। डेस्क कौन सी है भाई, नीचे वाली है, और चेयर कौन सी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से, और जो भी आंसर है उसको ऐड कर लें। तो 65 इंटू 4 इज़ 260, और उसमें 260 में ऐड कर लें
875, प्रॉपर लिख के कीजिएगा, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये 11 समथिंग आ रहा है, 1135 आ रहा है, आई थिंक बुक में ठीक नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10,000। यहाँ पे तो 5,000 ऐड होंगे, 5,000 सब्ट्रैक्ट होंगे। स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन द गिवन वैल्यू, ये तो ए हो गया। ओके, तो ये निकाल लेते हैं, बल्कि निकालना भी क्या है, तो 10,000 का एरर इन्होंने दिया ना, तो ज़ाहिर है या तो +5,000 होगा या -5,000 होगा, तो ग्रेटेस्ट एरर जो आएगा वो 5,000 का ही आएगा। द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्ड आर 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द कार्ड। तो रेक्टेंगुलर कार्ड है 7/4 का, तो हम इससे क्या पूछा उन्होंने, स्मॉलेस्ट 7/4 टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लें, वैसे तो लोअर बाउंड ही पूछा खाली, तो ये 6.5 होगा, ये 4.5 होगा, तो 6.5 इंटू 4 पॉइंट नहीं 6.5 प्लस 4.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यही है ना। देखिए आप लोग बोल नहीं रहे, ये 3.5 है, आंसर गलत आया तो समझ में आया, 3.5 था ये लोअर बाउंड। तो 6.5 प्लस 6.5 या 6.5 प्लस 3.5 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आगे 20, छोटे से छोटा 20 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, इसमें पूछ रहे हैं टू वेराइटीज ऑफ टी, हाई ब्लेंड एंड नॉर्मल ब्लेंड, आर मेड बाय मिक्सिंग ग्रेड ए लीव्स एंड ग्रेड बी लीव्स। इन हाई ब्लेंड रेशियो जो है वो है 3:2, A leaves 3, B leaves 2. Find the mass of grade A leaves used in making 250 gram of high blend. ओके, 3:2 में जब टोटल रेशियोज आते हैं तो 5 आते हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा कौन सा, हाई ग्रेड लीव्स पूछा इन्होंने, और हाई ग्रेड लीव्स 3 हैं, तो ये बनेगा जनाब आपका टोटल है 250। तो 250 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 50। अब अगर हाई ग्रेड निकालना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 150 आ जाएगा। फिर 1 kg of normal blend is made by 400 grams of grade A leaves. Find in its simplest form the ratio of masses of grade A to grade B leaves in normal blend. Give your answers in M ratio N. M and N are integers. सवाल बड़ा मुश्किल कर दिया है, नहीं मुश्किल इतना, चूँकि इसमें तो कुछ पीछे से भी नहीं देखना ना। 450, अगर 1 किलो में 450 जो है वो A है, तो 1 किलो में कितना रह गया, 550, तो 550 B होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 450 अपॉन 550, तो 5 9 ज़ा 45, 0 से 0 काट गया, 5 11 ज़ा 55, 9/11। तो ये इतना ही सिंप्लीफाई करना था, 9:11। फिर 250 ग्राम ऑफ हाई ब्लेंड इज मिक्सड विद 1 kg ऑफ नॉर्मल ब्लेंड। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ मिक्सिंग ग्रेड ए लीव्स। ओके, देखिए 1 kg ऑफ नॉर्मल ब्लेंड में तो कितनी ग्रेड ए लीव्स थी, 450 ग्राम, ये तो हमें पता है पहले से, इन्होंने 450 ग्राम तो पहले ही थी। 250 ग्राम जो है वो हाई ब्लेंड में हुआ है। अब हाई ब्लेंड में कितनी थी, जो हमने निकाला था, ये थी 150, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 450 प्लस 150। तो अभी 450 है इसमें 1 kg वाले में, और जो 250 ग्राम वाले में थी उसमें 150 ग्राम थी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। इन दोनों को मिलाते हैं तो 600 ग्राम बनते हैं, और परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइड बाय टोटल वेट कर दें। टोटल वेट 1 kg और 250 ग्राम दोनों मिला के, बस यही गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे। टोटल वेट 1250 ग्राम है, क्योंकि 1 किलो वो लिया है और 1 पाव वो लिया है, तो ये टोटल मिला के मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिएगा तो 48% आ जाएगा।
During the sale, a shop sold packets of tea 20% less than the price shown on their labels. Elizabeth and Peter each bought a packet of tea in sale. Elizabeth's packet had label of 4.50 और पीटर का पैकेट था 6.20। इनकी प्राइसेस बता दें कि इन्होंने क्या पे की। ये भी आसान है, ये वो वाला सवाल है। पहले 100 थी, उसमें से 20% माइनस किया तो अब 80% बच गई। परसेंट परसेंट ठीक है। तो जो एलिजाबेथ पैकेट जो था वो था 4.5 का और पीटर का पैकेट था 6.2 का। बस ये रेशोज़ निकाल लीजिए, आप आंसर आ जाएगा। तो ये बन रहा है 4.5 डिवाइड बाय 100 इज़ 0.45। ठीक है, तो ये 0.45 से मल्टीप्लाई होगा 80 और ये 0.62 से मल्टीप्लाई होगा 80, क्योंकि 6.2 डिवाइड बाई 100 होगा 0.62। ठीक है, 0.062 एक्चुअली, ज़ीरो भी है, 0.045। ठीक है, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.062 इंटू 80, तो आंसर आ जाएगा आपका 4.96। क्या हुआ, थोड़ा सा एक नज़र दोबारा देख लूँ मैं। अच्छा देखें, यहाँ पे इन्होंने ट्रिक कर दिया हमें, सवाल को समझने में गलती हो गई। एलिजाबेथ ने तो 4.5 वाला पैकेट उठाया था जिस पे पहले 4.5 लिखे हुए थे, अब कितने पे किए, तो ये 0.045 का रिलेशनशिप बना, इससे मल्टीप्लाई किया 80 को, तो हमारे पास आ गया 0.045 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 3.6। ये तो ठीक हो गया। पीटर ने ये लेबल वाला नहीं उठाया, बल्कि पीटर ने पे 6.2 किए, तो ये 6.2 यहाँ आएगा। तो 6.2 का 80 से रिलेशनशिप निकालना है, 6.2 डिवाइड बाई 80, तो ये रिलेशनशिप बन रहा है 0.0775। 0.0775 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्राइस जो थी वो क्या थी। एक्चुअल प्राइस थी 7.75। ये थोड़ी सी ट्रिक थी इसमें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, रेक्टेंगुलर टेबल टॉप इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 सेंटीमीटर वाइड, नियरेस्ट टू 5 सेंटीमीटर, यानी ढाई ढाई ऐड करने हैं और सब्ट्रैक्ट करने हैं। लीस्ट पॉसिबल निकालना है तो लोअर बाउंड्री निकालना है, तो 100 ये है और 75 ये है। इसमें से 5 माइनस किए तो 95 बच गया, इसमें से 5 माइनस किए तो 70 बच गया लोअर बाउंड। ठीक है, 95 इंटू 70। अच्छा, पेरीमीटर मालूम करना है। 95 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 300 एंड समथिंग। लेट्स, बोला मैंने था ढाई ढाई माइनस करने और कर दिया 5 5 माइनस, तो 97.5 और 72.5, तो 97.5 प्लस 72.5 इंटू 2 इज़ 340। ठीक है जी। फिर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज़ 22, करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर। द विड्थ इज़ 3, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द रूम। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, हमने रूम की अपर और लोअर बाउंड लिख दिए और विड्थ की अपर और लोअर बाउंड लिख दिए। जब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ चाहिए तो कमरा बड़े से बड़ा लेंगे और जो उसकी विड्थ है वो छोटी से छोटी लेंगे, तो बड़े से बड़ी लेंथ आ जाएगी। लॉजिक समझ में आ रही है ना, कि विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके एरिया बन रहा है, तो बड़े से बड़ा एरिया ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एरिया आ सकता है, वही आ सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि छोटी 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 विड्थ क्या हो सकती है, ये हो सकती है, तभी बड़े से बड़ी लेंथ निकल के आएगी। तो बस 22.5 को 2.5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ ही एरिया होता है। विड्थ से डिवाइड कर देंगे एरिया को तो लेंथ आ जाएगी।
ठीक है, विड्थ नीचे चली जाएगी तो लेंथ आ जाएगी। तो विड्थ एरिया बड़ा वाला लेंगे और विड्थ छोटी वाली लेंगे, तो आंसर आ रहा है प्रॉब्ली 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी हमसे, James and Dan are partners in a small company. From each year's profit, James is paid bonus of 15,000 and remainder is shared between James and Dan in the ratio of 2:3। जेम्स को 15,000 मिलते हैं जो कि टू है बमुकाबला 3 के। नहीं सॉरी, 15,000 उसको अलग से मिलता है बोनस, और जो बाकी बच जाते हैं वो 2:3 से डिवाइड होते हैं। ओके, तो 20,000 प्रॉफिट था 1996 में, तो 20,000 माइनस 15,000 बच गया 5,000। अब कह रहे हैं कि 5,000 को हमने 2:3 इज इक्वल्स टू 5 टोटल रेशोज एंड डिवाइड बाई 5 किया, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 1,000। अब किसका रेशो निकालना है? डैन का। तो डैन का रेशो 3 है, तो 1,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3,000, तो डैन का रेशो 3,000 आ गया। 1997 में प्रॉफिट था 21800, 21800 प्रॉफिट था, तो 15,000 21800 में से माइनस कर दिए, बच गए 6800। 6800 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो आंसर आ गया एक यूनिट का 1360। और डैन का जो रेशो है वो 3 है, तो डैन को नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट मिला था 1360 इंटू 3, 4080। पूछ क्या रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये बताना है 1996 और 1997। डैन का हमने बिला वजह निकाल लिया क्योंकि मेन प्रॉफिट की परसेंटेज का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो 20,000 वन इज बट 21,800 में 1,800 का डिफरेंस आया, तो 1,800 बढ़ा और पहले था 20,000, तो इससे निकाल लें आप कि कितना परसेंटेज बढ़ गया। आई थिंक 9% बढ़ा। ठीक है, द अमाउंट इंक्लूडिंग हिज बोनस दैट जेम्स रिसीव इन 1997, जेम्स को कितना मिला 1997 में? ओके लेट्स सी। देखिए ना, जेम्स को 15,000 तो आप देते हैं बोनस, जेम्स का रेशो 2 है। 1997 में प्रॉफिट हुआ था 6800, उसको डिवाइड बाय 5 किया था 1360, तो 1360 को 2 से कर दें ताकि जेम्स का रेशो आ जाए। जेम्स का है 2720। ठीक है, तो ये इसका प्रॉफिट बन रहा है, टोटल 17720 आंसर आ रहा है। ठीक है, बी के दोनों पार्ट्स कर लिए। 1998 में डैन ने 7.5 रिसीव किए, बताइए द प्रॉफिट इन 1998 क्या थे बताइए। डैन को मिलता है टोटल प्रॉफिट का रेशियो 3, तो डैन का थर्ड पार्ट है विच इज़ 3, उसका हमें नहीं पता कितना है, तो ये निकाल लेते हैं अभी हम। हमें पता है ना कि जेम्स रेशो डैन इज़ 2:3, डैन का पता है, तो जेम्स रेशो 7500 इज इक्वल्स टू 2:3, जो कि हम ले जाएंगे j अपॉन 7500 इज इक्वल्स टू 2/3, इसको उधर ले जाएं, तो j इज इक्वल्स टू 7500 7500 इंटू 2 डिवाइड बाई 7500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इज़ 5000, तो ये हो गया 5000। तो 5000 प्लस 7,500 इज 12,500। ठीक है, और 15,000 उसको हमने दिए होंगे बोनस के, तो टोटल हो गया होगा प्रॉफिट 27,500। सही है।
तो 5000 प्लस 7500 प्लस 15000, ठीक है जी। तो ये हो गया पार्ट हमारा सी। अब बड़ी मज़ेदार सी बात पूछ रहे हैं कि 1999 में प्रॉफिट एक्स था जो कि 15,000 से ज़्यादा था। तो बताइए डैन को कितना मिला होगा। तो डैन को जो मिलता है वो मिलता है, चूँकि 15,000 जो अलग से मिलता है वो तो जेम्स को मिलता है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ पहले उसमें से 15,000 माइनस कर दो, जो बचा जेम्स को उसका 3 आउट ऑफ 5 मिलता है। ये बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं पार्ट डी के 2 में कि डैन को जो प्रॉफिट मिला था वो एक्चुअल प्रॉफिट के हाफ था। डैन का शेयर तो ये निकला हुआ है हमारे पास, ये हम निकाल चुके हैं कि डैन को प्रॉफिट में से ऐसे मिलेगा शेयर। ये एक्चुअल प्रॉफिट का हाफ था, एक्चुअल प्रॉफिट एक्स था, तो एक्चुअल प्रॉफिट का हाफ तो ये हो गया। तो ये जो था ये एक्चुअल प्रॉफिट का हाफ था, तो ये इक्वेशन बन गई नहीं हमारी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं करके दे देता हूँ आपको ताकि टाइम थोड़ा सा बचे। तो ये इक्वेशन बनी, एक्स का हाफ जो है वो डैन का प्रॉफिट था, हम यहाँ से 2 उधर ले गए तो ये 6 हो गया। तो ये 6/5 को हमने जब खोला तो 6/5 एक्स और माइनस 6/5 को 15,000 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 बचा। 18,000 को इधर ले जाएं, एक्स को इधर ले जाएं ताकि आसान हो जाए, ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और ये इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो 6/5 एक्स माइनस एक्स, उसको हमने 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये 1/5 एक्स रह गया। 1/5 एक्स इज 18,000, तो एक्स इज इक्वल टू 90,000। प्रॉफिट 90,000 है तो डैन को x/2 मिला था, तो डैन को मिलेगा 45,000। ठीक है जी, ये डन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। डू नॉट यूज़ द कैलकुलेटर, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज। ओके, तो इसको हम पहले किसी एक उसमें ले आए, फॉर्म में ले आए। ये 0.7 है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। ये थोड़ा सा गायब हो रहा है, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, एक शायद क्यूब है गालिबन शायद। ये बन जाएगा 0.7 इंटू 0.7। तो आपको पता है कि ये डेसिमल में है तो 4.9 नहीं होगा, 0.49 होगा। ठीक है, डेसिमल जब डेसिमल से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है। तो ये हो जाएगा 0.49। फिर ये 11 का क्यूब है शायद, तो 11 का क्यूब बनता है 1131 समथिंग। तो ये बड़ा सा नंबर है ना वो नीचे, काफ़ी है ये बात मालूम होना कि ये बहुत बड़ा नंबर है नीचे, 7 अपॉन समथिंग या 1331 शायद। मतलब ये आपको निकालना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि 7/1331 जो होता है हमें पता है कि ये 0.0052 समथिंग होता है। ठीक है, अच्छा, और 7/9 तो हम वैसे ही बता सकते हैं, 7 डिवाइड करें कर लें 9 से तो आंसर आता है 0.77। ठीक है, तो करना ये है कि इसको तो सॉल्व ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर तो बहुत छोटा बनेगा, एक खाली 7 इतने बड़े नंबर से डिवाइड हो गए तो छोटा बनेगा, तो सबसे छोटा जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यही नंबर बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर ये क्यूब था तो, अगर तो ये क्यूब है तो उसके बाद जो है वो इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि 0.079 हो गया, बाकी तो आप अरेंज कर सकते हैं, नज़र ही आ रहा है हमें। ठीक है, सबसे बड़ा ये है। अब अगर ये क्यूब नहीं था, ये स्क्वायर था, तो फिर ज़ाहिर है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी सोल्यूशन। मुझे पास अभी क्यूब ही है तो फिर हम उसके हिसाब से ही कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 31 हो गया उसका ए। 31 का बी देख लेते हैं, थोड़ा सा गंदा संदा हो गया, साफ कर लेते हैं। यस, 31 का बी में कह रहे हैं कि स्कूल इलेक्शन में
जॉन को मिलते हैं 220 वोट्स, विच इज़ 55% ऑफ द टोटल वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो एक रेशो है कि 45, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। 45 और 55 के रेशो जो है वो एक्स रेशो 220 है। तो बताएं कि 45 कितना होगा, तो इस तरह से निकाला जा सकता है 45 अपॉन 55 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 220। तो आप 220 इंटू 45 डिवाइड बाई 55 कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 180 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स 180 है, दूसरा 220 था, 220 और 180 को ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। टोटल वोट्स 400 थे। एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ क्वेश्चन है कि पाउंड और डॉलर का रेट ये था, पाउंड महंगा था, ज़्यादा डॉलर एक पाउंड के थे। और पाउंड और यूरो का रेट ये था, पाउंड महंगा था, ये यूरो है। ठीक है, तो बज़ाहिर लग रहा है कि ज़्यादा डॉलर का एक पाउंड है और निस्बतन कम यूरो का एक पाउंड है, यानी डॉलर की वैल्यू कम है। अच्छा, ये रियल सिनेरियो है, ऐसा होता है। आइलैंड चेंज 500 इंटू डॉलर्स, 500 पाउंड्स को डॉलर में चेंज किया तो कितने डॉलर रिसीव किए? ये तो आसान है, एक पाउंड के 1.65 डॉलर्स थे, तो 1.65 को आपने 500 से कर दिया, ये बने जनाब 825। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेंडा ने यूरोस को पाउंड में कन्वर्ट किया। अच्छा, यूरो है ये, यूरो पाउंड, हाँ ठीक है। ब्रेंडा ने यूरोस को पाउंड में कन्वर्ट किया, कितने यूरोस थे? 900 यूरोस। तो बने जी एक पाउंड जो है वो महंगा था। बस यही आपसे आपको सिखाना मकसद है इसके अंदर, कि जब यूरो से पाउंड आएंगे तो क्या वो यूरो के मुकाबले में ज़्यादा आएंगे या यूरो के मुकाबले में कम आएंगे। ये दिमागी तौर पे सोच लिया करें कि आपको यूरोज आपके पास है, पाउंड आपको लेना है, यूरो जो है वो ज़्यादा खर्च करके फिर पाउंड एक मिलता है, तो फिर आंसर छोटा होना है। दिस मीन्स कि आप डिवाइड करेंगे। यहाँ भी समझिए ना कि पाउंड को डॉलर में लाना था तो डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे, यूरो को पाउंड में लाना था तो डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो आप 900 को डिवाइड करेंगे 1.44 से, आंसर 625 आएगा। क्लियर चेंज 792 इंटू यूरोज, डॉलर से यूरो कन्वर्ट किए, ये भी आपसे समझा रहे हैं कि डॉलर से यूरो कन्वर्ट किए। अब डॉलर और यूरो का तो एक्सचेंज रेट आपको पता ही नहीं है, तो वो निकाल लीजिए। अब जाहिर है हमें ये पता है कि 1 डॉलर 1 पाउंड 1.44 यूरो का है और 1.165 डॉलर्स का है, तो ये दोनों 1 डॉलर 1 पाउंड के बराबर है। तो 1.65 बराबर है 1.44 के, ये डॉलर में है और ये यूरो में है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है कि 792 डॉलर्स कितने यूरो के हुए, तो 1 डॉलर कितने यूरो का हुआ? 1 डॉलर इज इक्वल्स टू 1.44 अपॉन 1.65। तो फिर 792 कितने के हुए? तो इंटू 792 यहाँ करें, इंटू 792 यहाँ कर लें, तो पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.44 इंटू 792 डिवाइड बाय 1.65 is 704 आई बिलीव। लेट्स सी, नहीं ये बन रहा है 691.2। ठीक है, इतने इनको यूरो मिलेंगे। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन 15,000, इट वाज सोल्ड एट अ होलसेल प्रॉफिट, होलसेलर, इट वाज सोल्ड टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% of the cost। Calculate the price the wholesaler
पेड फॉर द टेलीविजन। तो 15,000 का 8% निकालते हैं। 15,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 इज़ 1200। 1200 को ऐड कर दें 15,000 में तो आ जाएगा 16,200 डिवाइड बाय सॉरी इंटू 8/100 इज इक्वल्स टू 1200। 1200 प्लस किया इसमें तो 16,200 हो गया। इसका पार्ट 2 है। द होलसेलर सोल्ड द टेलीविजन टू अ शॉप एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑफ द प्राइस ही पेड। तो 16,200 का 16,200 का 8% निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100 ये हो गया 1296। ठीक है। द होलसेलर सोल्ड द टेलीविजन टू अ शॉप एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो 1296 ऐड कर लें 16,200 में, ऐड कर लें 1296। तो इसने 17496 का बेचा। 17496 का बेचा। किसको बेचा? एक रिटेलर को, एक शॉप को। शॉप सोल्ड द टेलीविजन टू जॉन एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑफ द प्राइस ही पेड। इस प्राइस का जो पे किया 17496, इसका 8% उसने चार्ज किया, जो बनता है 1399.7। 1399.7 को प्लस कर लें आप 17496 में तो आपका आंसर आ रहा है 18895.68। 18895.68। ठीक है, तो ये आखिरी प्राइस आ गई हमारे पास। फिर कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द लिविंग फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चर टिल जॉन्स ओन इट। तो मैन्युफैक्चर ने 15,000 का बनाया था तो 18895.68 में से 15,000 माइनस किए तो बच गया 3895.68। 3895.68। ठीक है। अब 389.568 जो है वो कितना ज़्यादा है एक्चुअल प्राइस से? तो ये बन रहा है अराउंड 26% ज़्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज है कॉस्ट, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ कॉस्ट में? तो कॉस्ट के अंदर जो अगर कॉस्ट 100% थी तो अब जो बिक रहा है तो 126% का बिक रहा है, तो 26% इंक्रीज हुआ। फिर द शॉप सोल्ड अ होम एंटरटेनमेंट सिस्टम टू लेस्ली फॉर 46480। द शॉप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन इट्स प्राइस इट पेड फॉर द सिस्टम। कैलकुलेट हाउ मच द शॉप पेड। सिर्फ इस सवाल की वजह से पूरा सवाल आया है यहाँ पे। 46480 का बेचा और शॉप मेड अ 12% प्रॉफिट ऑन द प्राइस। शॉप ने जितनी पैसे पे किए थे उस पे उसने 12% कमाया, तो 112% शॉप को मिल गया जो कि ये था। तो शॉप ने कितना पे किया था? तो बस ये आप रेशो निकाल लीजिए, मैं निकाल के बताता हूँ आपको। तो ये बन रहा है 46480 डिवाइड बाई 1112 इज़ 415। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से तो पता चल जाएगा 41500। 41500 पे किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। द मास ऑफ द मार्बल इज़ 5.4 grams नियर्स टू अ ग्राम। ओके, मास ऑफ द बॉक्स इज 85 grams टू द नियरेस्ट टू द पॉइंट नियरेस्ट टू 5 grams। जितना भी आपको गिरा होता है उसमें एक्यूरेसी, उसी को आप डिवाइड करके डिवाइड बाई 2 करके आधा आधा इधर उधर कर देते हैं। तो टेबल कंप्लीट करते हैं पहले।
नियरेस्ट टू अ टेंथ ऑफ अ ग्राम। अच्छा हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, नियरेस्ट टू अ ग्राम कैसे होगा, डेसिमल में दिया हुआ है। नियरेस्ट टू टेंथ ऑफ अ ग्राम है तो टेंथ को आप हाफ कर लें तो फिफ्थ बचता है, तो 5.35 और 5.45 ये हो गया। बॉक्स जो है वो नियरेस्ट टू 5 ग्राम्स है, तो ये हो जाएगा कम से कम 82.5, 5 का आधा करेंगे ना तो 2.5 बचता है, और 87.5। ठीक है। फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल मार्बल्स। यार ये तो बच्चों वाली बात है। 107 प्लस 82.5 इज इक्वल्स टू 189.5। इनको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों को ऐड कर दें तो 189.5 ग्राम्स। यूनिट लिखना मत भूला करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34। एंड्स का डिजिटल कैमरा जो था stores its image on a memory card. The memory card is 128 units of storage space, 128 GB maybe. When 50 images were stored, there were 40 units unused. 50 यूनिट स्टोर हुए थे तो 40 बाकी था, 128 में से 40 बाकी था। ओके। परसेंटेज ऑफ अनयूज स्पेस ऑन द मेमोरी कार्ड, तो 40 आउट ऑफ 128 कितने होते हैं, तो 40 डिवाइड बाई 128 इंटू 100 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 31.25। ठीक है, 31.25%। कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेस यूज बाय ईच इमेज। तो 40 यूनिट अनयूज थे तो यूज कितना हो गया, 60 यूनिट से। ईच इमेज है ना, तो इमेज एक चाहिए, जो एक चाहिए होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 128 में से 40 यूनिट्स माइनस कर दें तो बचा 88 यूनिट्स। 88 यूनिट्स कंज्यूम किए 50 इमेजेस ने, तो 88 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 1.76। ईच इमेज ने 1.76 यूज़ किया। फिर पूछ रहे हैं शॉप ए चार्ज 60 सेंट्स फॉर ईच फोटोग्राफ, B charged 60 cents for each photograph and gave a discount of $1 on all purchase more than $10. Okay. N ने 24 फोटोग्राफ्स शॉप ए से ख़रीदी और पे किया $20 का नोट। कितने पैसे वापस मिले होंगे? तो आसान है, 24 फोटोग्राफ्स हैं और चार्ज हुआ 60 सेंट्स, तो हुआ 840 सेंट्स। ठीक है, तो कितने पैसे वापस मिले होंगे, कितना दिया इसने, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, सॉरी ये सवाल है। दिस इज, तो कितने नोट दिया था, 840 है। वेट, तो ये पे इसने किया है 24 इंटू 60 इज़ 1440, और $20 यानी 2000 सेंट्स में से माइनस कर दें तो बचेंगे 560 सेंट्स यानी $5.60। ठीक है, फिर हाउ मच चीपर वॉज इट टू बाई 24 फोटोग्राफ्स फ्रॉम शॉप बी देन फ्रॉम शॉप ए। तो इसने पे किया इतना, ठीक है, $14.40। और दूसरी शॉप से लेती तो पहले तो आप लगाइए 63 के हिसाब से, 24 इंटू 63, तो ये बनता है 1512, $15.12। और चूँकि परचेज इसने $10 की है तो इसको $1 का डिस्काउंट मिलेगा, तो -1, तो होगा 14.12। पहले उसने पे किया था 14.40, अब उसने पे किया है 14.12, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 माइनस 12 कर लें, ये आ रहा है 28 सेंट्स का, 28 सेंट्स। ठीक है,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स फॉर विच इट वॉज चीपर टू यूज शॉप बी। ओके, अगर इसने 24 फोटोग्राफ्स ली तो इसको सस्ता पड़ा बी को यूज़ करना। अगर ये ज़ाहिर है 10 से कम यूज़ करती तब तो डिस्काउंट ही नहीं मिलता, तब तो महंगा पड़ता। लेकिन डिस्काउंट का फैक्टर है $1। देखिए ये बस यही इसमें कैच है छोटा सा, कि $1 का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप $10 से ऊपर परचेस करेंगे। 63 सेंट्स को यूज़ करते हुए कितनी फ़ोटोग्राफ्स होंगी कि $10 से ऊपर जाएंगे? 63 सेंट्स को यूज़ करते हुए अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फोटोग्राफ्स लेते और इंटू 63 सेंट्स करते तो $6.30 बनते, है ना? बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं $10 की, अगर मैं 10 पिक्चर्स खिंचवाऊँगा तो $6.30 खर्च होंगे, मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, अगर मैं 20 पिक्चर्स खिंचवाऊँगा तो 20 इंटू 63 करते हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है आपको। तो मुझे $12 का पड़ेगा। हाँ, अब डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो कहाँ से आएगी फिगर कि एग्जैक्टली कितनी पिक्चर्स मैं खिंचवाऊँ तो $10 तक तो हो ही जाएगा। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि $10 में कितने सेंट्स होते हैं? 1000 सेंट्स। उसको मैं डिवाइड बाय 63 कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी तस्वीरें। तो 1000 डिवाइड बाय 63 इज़ 15.87 तस्वीरें। तो 15.87 तस्वीरें तो नहीं खिंचवा सकते हम, तो नियरेस्ट उसको होगा 16 पिक्चर्स। जब मैं 16 पिक्चर्स खिंचवाऊँगा तो देखिए 16 इंटू 63 होता है, 16 इंटू 63 होता है $10.08। जैसे ही $10 क्रॉस करेगा मुझे $1 का प्रॉफिट हो, $1 का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही वो $1 का डिस्काउंट मिलेगा मेरी चीप हो जाएगी प्राइस। तो इसलिए मुझे 16 पिक्चर्स खिंचवा के फ़ायदा होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि $10 यानी 1000 सेंट्स डिवाइड बाय 63 सेंट्स इज इक्वल्स टू 15 पॉइंट समथिंग यानी 16 पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 35। ओके, सफाई कर लें थोड़ी सी फिर। ड्यूरिंग अ 20-week पीरियड इन 2007 अ बैंक मेड अ प्रॉफिट ऑफ 378 मिलियन। 2007 में 20-week पीरियड में एक बैंक ने इतना प्रॉफिट कमाया। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट इट मेड ईच सेकेंड। और ड्यूरिंग द सेम 20-week पीरियड इन 2008 इतना प्रॉफिट कमाया। ओके, चलें पहला पार्ट कर लेते हैं फिर आगे देखें। इसमें आपको 20 वीक्स के सेकंड्स निकालने हैं, तो 20 इंटू 7 इंटू दिन आ गए, इंटू 24 आवर्स आ गए, इंटू 60 मिनट्स आ गए, इंटू 60 सेकंड्स आ गए। वो ये बन रहा है 1209600। इसको 37,378 मिलियन को इससे डिवाइड कर दी तो एक सेकंड में इन्होंने $31.25 बनाया। ड्यूरिंग द सेम 20-week पीरियड इन 2008 द प्रॉफिट वाज 945 मिलियन। अब प्रॉफिट ज़्यादा था इनका। फॉर द फर्स्ट 20-week पीरियड कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम 2007 टू 2008। तो कितना डिफरेंस आया, पहले तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 945 माइनस 378, ये बढ़ गया 567 से। और पहले कितना था? 378। 567 डिवाइड बाई 378 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 150%। पहले से 150% बढ़ गया। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ 378 मिलियन टू 945 मिलियन। तो ये तो बहुत आसान है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 378 डिवाइड बाई 945। इसको आप जो है वो चाहें तो अपने कैलकुलेटर पे, आपके पास जो कैलकुलेटर है उस पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आप ऑन का बटन यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मना तो नहीं किया। पेपर 2 का है, हाँ बस ठीक है। तो ये 2:5 आएगा, 2/5 आएगा तो 2:5 आ गया। ठीक है, फिर मैरी चेंज 480 यूरो इनटू डॉलर। $1 इतने यूरो का था। $1 खर्च करने के लिए कम यूरो देने पड़ते थे। बैंक ने कमीशन लिया 2% का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डॉलर द बैंक टुक एज कमीशन।
तो पहले तो आप इसमें निकालिए कि डॉलर कितने मिले इसको। यूरो महंगे थे, डॉलर सस्ते थे, ठीक है। तो चाहिए क्या, तो मैं इसका कई तरीके से बता चुका हूँ। एक तो ये तरीका है ना कि ये सोच लें कि यूरो महंगे हैं, डॉलर सस्ते हैं, तो आपको डॉलर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही। तो इसका मतलब है कि अ, आपको जो कन्वर्जन है वो कैसे करानी है। वन ओहो $1 इज इक्वल्स टू 0.6 यूरो, ठीक है। अगर आपको यूरो लेने होते तो आप जो है वो कितने डॉलर आएंगे वो इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। और अगर आपको डॉलर लेने हैं तो यहाँ यूरोस को चेंज करना पड़ेगा और ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/0.6 जो रेशो बनेगा। 1/0.6 करते हैं तो ये बनता है आंसर 1.667, ठीक है। तो ये रिवर्स रेशो कैलकुलेट हो गया। 1.667 एक यूरो में 1.667 डॉलर आते हैं, ठीक है। तो बस यही ख्याल रखना है एक डॉलर में कितने आते हैं। अगर डॉलर बेच रहे होते तो यही रेट सही था। एक डॉलर में कितने आते हैं पता है, तो $40 में कितने आएंगे, यूरो निकल आएंगे 0.6 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक यूरो में कितने डॉलर आते हैं। तो एक यूरो में डॉलर निकालने के लिए इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे एक यूरो रह जाएगा, 1/0.66 1/0.6 हो जाएगा। तो आंसर है 1.667। एक यूरो में इतने डॉलर आते हैं। तो अब 480 यूरो में कितने आएंगे, तो इसको 480 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इंटू 480 किया आपने, आंसर आ रहा है 800। 800 का 2% निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 16 डॉलर जो है बैंक ने चार्ज किए। क्वेश्चन नंबर 36। 100 ग्राम ऑफ स्पेगेटी जो है वो 3.6 ग्राम ऑफ फाइबर कंटेन करती है। मास ऑफ फाइबर, मास ऑफ स्पेगेटी को टू इंटीजर्स में करें। 100, इसको कर दें 1000 और इसको कर दें 36। समझ में आई बात क्या किया मैंने, कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया ताकि ये डेसिमल से बाहर आ जाए, क्योंकि इनको इंटीजर चाहिए। तो 1000/36 करते हैं। तो इसको आपने कैलकुलेटर पे तो खाली टाइप ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपॉन के मदद से। तो ये 250/9 आ रहा है, या 250/9 या 9/250, क्या पहले चाहिए देख लीजिएगा। मास ऑफ फाइबर पहले चाहिए, स्पेगेटी बाद में चाहिए, तो ये ख्याल रखिएगा। तो ये हो जाएगा 9/250। ये 36/1000 था, 1000/36 नहीं है, ठीक है। फिर पार्ट बी में पूछ रहे हैं, एक a tin contains 210 grams of beans. 100 grams of beans contains 4.5 gram of protein. Calculate the mass of protein in a tin. ये भी बच्चों वाली बात है। 100 ग्राम में 4.5 होता है, तो 1 ग्राम में कितना होता है ये निकाल लीजिए। तो 4.5 डिवाइड बाय 100, 1 ग्राम में होता है 0.045। अब कितने ग्राम में चाहिए, इंटू 210 ग्राम्स, तो ये होता है 9.45, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, कैलकुलेशन समझ में आ गई ना। पहले 1 ग्राम का निकालेंगे। 100 ग्राम में 4.45 होता है, तो 1 ग्राम में डिवाइड निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दें, तो 0.045 हो जाएगा। उसको 210 से मल्टीप्लाई कर दें, 9.45 आ जाएगा। 100 grams of bean contain 0.3 grams of fat. What is the percentage of fat beans is fat? तो 0.3 of 100 is equals to 0.3 divided by 100 into 100 is equals to कितने परसेंट हो गया, तो ये 0.3% ही हो गया। वैसी बात समझ में आ रही ना। और the recommended daily amount of fat is 70 gram. Calculate the what percent of recommended daily amount is in this 10। अच्छा जी, इसमें 100 ग्राम में 0.3 फैट है
और रिकमेंडेड 70 ग्राम है, तो 0.3 जो है वो 70 का कितना परसेंट है? तो ये बन रहा है, कितना बन रहा है, 1 मिनट कैलकुलेटर के पास। अच्छा, ये 100 ग्राम्स का टिन थोड़ी है, टिन तो 210 ग्राम्स का है। ओके, 100 ग्राम में 3 ग्राम फैट है, तो पूरे टिन में कितना ग्राम फैट था हमने निकाल लिया था। 100 ग्राम में 4.5, अच्छा नहीं ये नीचे वाला, 100 ग्राम में 0.03 ग्राम, 0.3 ग्राम फैट है। तो पूरे टिन में कितना फैट है ये निकालना है, तो पूरा टिन तो 210 ग्राम का है ना, तो यहाँ से निकलेगा वही 100 ग्राम में अगर 0.3 है तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 0.3 डिवाइड बाय 100। ये वैसे ही आप निकाल सकते हैं, यानी वैसे ही डेसिमल से निकाल सकते हैं कि 2 पीछे जाएगा ये, तो 0.003, ठीक है। तो 0.003 ग्राम्स फैट पर ग्राम ऑफ टिन। अब 210 में कितना होगा, तो 0.63 ग्राम्स फैट है पूरे टिन में। ये कितना है हमारे टोटल डाइट का, जो टोटल नेसेसिटी का, तो ये जो है वो आई थिंक कितना बन रहा है, 0.9%। जी, 0.9%, ठीक है। फिर 36 का ए ख़त्म हो गया, इस पे आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं कि मे बी इसका कुछ इस्तेमाल हो। फिर हमसे पूछ रहे हैं इसमें, द मास ऑफ सॉल्ट इज़ 100 ग्राम्स ऑफ बीन्स इज़ 0.1। ओके, 100 ग्राम बीन में 1 ग्राम सॉल्ट है। कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ सॉल्ट कंटेन इन द टिन। 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो ये होगा अपर बाउंड ही चाहिए ना जी। तो 1.1 ग्राम का अपर करें तो 0.05 अपर बाउंड हो जाएगी इसकी। 0.1 का हाफ करेंगे तो 0.05 आता है, ठीक है। तो इतना 100 ग्राम में है, 1 ग्राम में कितना होगा, इसको 100 से डिवाइड करें, तो 1 ग्राम में होगा 0.0105, ठीक है। और 210 ग्राम में कितना होगा, होगा जनाब 2.205। पूछा क्या था ये तो भूल ही गया मैं। कैलकुलेट द अपर मास ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन अ टिन, क्या आ रहा है हमारा, जी सही आ रहा है 2.205 ग्राम्स। इसका लास्ट है, अ टिन ऑफ सूप कंटेन्स 166 कैलोरीज, दिस इज 8.3 ऑफ द डेली रिकमेंडेड नंबर ऑफ कैलोरीज। कैलकुलेट द रिकमेंडेड नंबर ऑफ कैलोरीज कितनी है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ये इसका रिवर्स का क्वेश्चन हो गया, बस इसकी वजह से आए थे हम यहाँ पे। 8.3 जो है वो 166 है, तो बताइए कि 100 क्या होगा। 166 कैलोरीज किसी चीज़ का, अच्छा अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, पहले जिस तरीके से था रेशो से निकाला था ना, हम दूसरे तरीके से करते हैं ताकि दोनों तरीके आपको समझ में आ जाए। देखिए मैंने कैसे किया है कि वो जो असल था जो कि हमें करना था इस्तेमाल कैलोरीज का, 166 उसका 8.3% है, 8.3%, 8.3% ऑफ एक्चुअल कैलोरी यूज़ कितना है, 166 कैलोरीज। तो एक्चुअल कैलोरीज कितना होगा, 1, इसको इधर ले जाइए, एक्स की वैल्यू निकल आएगी 2000। ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यूँ हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। आप इसको शाबाश जल्दी से करें, अब तक हम अगली एक्सरसाइज बना रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।